हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ 8 सितंबर 2022. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश रिलेशन. तो अब यहाँ पे देखिए, एक गंगा वाटर ट्रीटी है 1996. दिस ट्रीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गंगीज वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996. इट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश to share the water of Gange river at Farakka barrage which is in Murshidabad in West Bengal. ठीक है ना. अब ये जो ट्रीटी है ये साइन तो हुई थी 1996 में. ठीक है, that both the countries they will be sharing the waters of rivers, 54 rivers, 54 common rivers to both the countries. Okay, 54 transboundary rivers flowing in India and Bangladesh both. अब ये ट्रीटी साइन करने के बाद पहली बार 28 साल के बाद एक रिवर है ओके, तो उसके ऊपर जो है ट्रीटी जो है फाइनलाइज हो चुका है. ओके, बट इफ़ यू विल जस्ट सी दैट स्टिल इंडिया वांट्स दैट जो फेनी रिवर है उसके ऊपर भी एक ऐसा कोई एक ट्रीटी हो जाए सो दैट इट हेल्प्स त्रिपुरा विद द सप्लाई ऑफ वाटर. ओके, सो दैट इज़ अ न्यूज़ विच वी हैव डन. नाउ नया न्यूज़ इसमें क्या है कि इंडिया एंड बांग्लादेश दे हैव एस्टेब्लिश्ड द जॉइंट टेक्निकल कमिटी टू स्टडी द यूज ऑफ गंगा वाटर्स इन बांग्लादेश. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द गंगा टेक्निकल कमिटी इट इज़ वन ऑफ द सेवरल इनिशिएटिव्स ओके विच वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ शेख हसीना टू बांग्लादेश. ओके, अच्छा, अब गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि वो 1996 में साइन हुआ था. कितने साल के लिए? तो ये एग्रीमेंट जो था वो 30 साल तक था. ठीक है, अब जो है इसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिव्यूड इन 2026. लेट्स स्टार्ट. लेट्स गो टू पेज नंबर 10 एंड लेट्स कंप्लीट दिस न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश की, ताकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे ही हो. सो लेट्स सी. तो यहाँ पे इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो और भी इनके बीच में फाइनलाइज हुई हैं. सो द फर्स्ट इज़ सम रेलवे प्रोजेक्ट्स सो विच इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ सर्टन रेलवे लाइन्स टू डुअल गेज विच इज़ तोंगी अखौरा लाइन, सप्लाई ऑफ रोलिंग स्टॉक, देन कौनिया लाला मोनीर मोलाघाट न्यू गितालधार लिंक, देन हिली बीरमपुर अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक. Okay, then similar works are also on anvil in Benapol Jashore and Burimari Chandrabhaga Chandrabanda lines. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है there will be the inland container depot at Sirajganj which is in the northwest of capital Dhaka and it will help in the movement of bulk items. Okay, उसके बाद एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी साइन हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज टू इम्प्लीमेंट सर्टन प्रोजेक्ट्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ग्रिड्स. सो इट कंसिस्ट ऑफ 765 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम कटिहार इन बिहार टू बोरानागर इन असम थ्रू परबतीपुर इन बांग्लादेश. ओके, एंड देन बांग्लादेश हैज़ आस्क्ड फॉर ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इम्पोर्ट पावर फ्रॉम नेपाल भूटान. ठीक है, कि बांग्लादेश को अगर पावर चाहिए तो नेपाल और भूटान से, तो उसमें दैट विल कम थ्रू इंडिया ओनली. सो दे वांट कोऑपरेशन फ्रॉम इंडिया फॉर दिस. उसके बाद द नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन विच विल फर्दर बूस्ट एनर्जी सप्लाई इन बांग्लादेश. ओके, दैट आर सम ऑफ द इवेंट्स. द नेक्स्ट इज मुजीब स्कॉलरशिप. सो शेख हसीना इज गोइंग टू अवॉर्ड मुजीब स्कॉलरशिप टू 200 डिसेंडेंट्स ऑफ Indian soldiers who were martyred or injured in 1971 war, and then she is going to visit Ajmer Sharif. Now going over the editorial the spirit of 1971, तो इसको भी अब यहीं पे कर लेते हैं. So Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, okay, so they have signed the water sharing agreement in 26 years. तो ये 26 years हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? सो वी नो दैट गंगा वाटर ट्रीटी इट वॉज साइंड इन 1996. तो तब से लेके अब तक 26 साल हुए हैं. 26 साल में पहली बार देयर वाज एग्रीमेंट इन ऑन शेयरिंग द वाटर ऑफ कुशियारा रिवर ओके बिटवीन असम, अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड बांग्लादेश. अलॉन्ग विद दैट देयर हैज़ बीन लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट okay
नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक. सो बांग्लादेश जो है उसको अभी तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस मिला था एंड सून इट इज गोइंग टू बिकम द डेवलपिंग कंट्री. तो जो बेनिफिट होता है फॉर बीइंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री दैट बांग्लादेश इज गोइंग टू लूज. So that's why Bangladesh is in talk with India to get the free trade agreement talks. Then there were certain infrastructure projects about which we have studied. Now ये जो कुशियारा रिवर को जो शेयर करना है that was the outcome of the meeting which is called as Joint River Commission. So this Joint River Commission, it was established in 1972 between India and Bangladesh to draw a framework for sharing the rivers, 54 rivers which are common to India and Bangladesh both. Okay. Now the next is about तीस्ता. तो तीस्ता के ऊपर जो एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है बिकॉज सिंस 2011 ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल दिस थिंग इज हैंगिंग. सो इट नीड्स टू बी expedited soon as it was highlighted by the Prime Minister of Bangladesh also. उसके बाद if you will just see that she has also mentioned 2 dedicated special economic zones for Indian companies which are coming up at Mongla and Mirsarai. Now see when now let's see, study about the tie between India and Bangladesh, especially under Sheikh Hasina. तो जब शेख हसीना जो है शी लास्ट विजिटेड इंडिया इन 2017 एंड देन इन 2021 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ही विजिटेड बांग्लादेश. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो शेख हसीना जो है वो पावर में आई 2009 में एंड आफ्टर कमिंग पावर शी शट डाउन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स एंड शी हैंडेड ओवर मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स एंड टेरर सस्पेक्ट्स टू इंडिया. ओके, सो ओवर हियर these are the relationship. Okay, with that's why the Bangladesh is very important for security in India. Okay, the second is that there are certain irritants also between the India and Bangladesh. Those are whatever is happening in India related to domestic policy. For example, when it comes to deporting Rohingyas, then Citizenship Amendment Act, okay, and then reference for Akhand Bharat. Okay, so these all are irritants between India and Bangladesh relation. Now the next is Kejriwal launches Make India #1 campaign from Hisar. तो ये हमारे एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि मेक इंडिया #1 कैंपेन किसने लॉन्च किया. सो अरविंद केजरीवाल एंड ही हैज़ लॉन्च दिस कैंपेन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हिसार. ओके, द सेकेंड इज द सतलज SYL कैनाल इशू. द सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू is the issue between which 2 states. So it is a issue between Punjab and Haryana. तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव है सतलज यमुना लिंक कैनाल का वो ये है कि सतलज इज अ रिवर, ओके, विच अल्टीमेटली जॉइंस इंडस रिवर. देन यू हैव यमुना, ठीक है ना, विच अल्टीमेटली जॉइंस गंगा. सो नाउ सतलज इज फ्लोइंग थ्रू पंजाब, यमुना इज फ्लोइंग थ्रू हरियाणा. द आइडिया इज टू लिंक to make a canal which links Satluj and Yamuna, so that surplus water from Satluj can flow into Yamuna, and then this water can be used for irrigation in Haryana, providing drinking water facility in Delhi. But Punjab opposes this project. Okay, तो अभी रिसेंटली जो है अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जब इशू गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दैट पंजाब शुड कम एंड डिस्कस दिस इशू, एंड देन द पंजाब चीफ मिनिस्टर he said that okay, he will discuss this issue with the Haryana government. Okay, that is the issue, that is Satluj Yamuna link canal. The next is again one liner, Rajpath Central Vista launch renamed Kartavya Path. ठीक है, so this is important. यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो राजपथ है और सेंट्रल विस्टा लॉन है, ठीक है ना, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज कर्तव्य पथ. ठीक, अब राजपथ जो है नाउ मीनाक्षी लेखी जो है हु इज यूनियन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ नेशनल न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, शी सेज दैट इट रिफ्लेक्ट्स द कॉलोनियल माइंडसेट. और राजपथ का नाम ब्रिटिश टाइम में क्या था, दैट वाज किंग्स वे, दैट्स व्हाट कॉल्ड एज किंग्स वे. ओके, द नेक्स्ट इज if you will just see that the last paragraph, the statement issued by Prime Minister office said that our Prime Minister is going to unveil a statue of Netaji Subhash Chandra Bose at India Gate, where a hologram of the late freedom fighter was installed earlier. Okay, so this news is very important.
So as you can see in this image, so this is Rajpath, okay, Central Vista, include this road is towards President House, you can see is Rajpath. Okay, then you have North Block and South Block, which houses the ministry. Now it has been redeveloped as Central Vista. So this whole thing now will be called as Kartavya Path. The next is PM Shri scheme. तो यहाँ पे there is a scheme which is called as PM Shri. So PM Shri scheme देखिए सिंपली मैं आपको बताऊँ तो क्या है कि कुछ स्कूल्स को, कुछ एग्जिस्टिंग स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा. मॉडल स्कूल्स, okay, model schools which will be implementing the national education policy 2020. ठीक है, so this national education policy 2020. now यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम श्री स्कीम. व्हाट इज पीएम श्री? स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम टू टर्न एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स. देखिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, न्यू स्कूल्स नहीं बनने वाले. द एग्जिस्टिंग स्कूल्स दे विल बी टर्न्ड इनटू गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीएम श्री स्कीम में, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट द पीएम श्री स्कीम जो है इट विल रिसीव ₹2 करोड़ एंड द मनी विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द स्कूल्स अकाउंट थ्रू डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. जो प्रिंसिपल और लोकल कमिटी विल बी गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिटरमाइन द यूज ऑफ 40% ऑफ द फंड. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके फाइन. और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसमें एक पीएम श्री स्कीम में देयर विल बी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क विच विल बी डेवलप्ड फॉर मेजरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर कैरिंग आउट क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ स्कूल सिलेक्टेड फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर. The next is some states like Tamil Nadu, they have objected this new education policy, okay, because they say that it is a centralized education system for the entire country and education is a state subject. Then enforcement of 3 language policy under which students will learn 3 languages out of which 2 have to be native to India. ठीक है, मतलब 2 native language होना चाहिए. That is one of the problem. Then other ground for opposition is mandatory school entry at 3 years, which could leave out many from marginalized community. Then promotion of vocational courses from class 6 at the cost of formal education, and the option to exit school in class 10 with the option to re-enter in class 11. These are the highlights of national education policy which has been objected by Tamil Nadu. The next is a very important appointment. So if you will just see over here, so the Committee for Women in Mathematics, okay, which is a part of the International Mathematical Union. Okay, if you will see the International Mathematical Union, they have announced that there is one new committee which is called as Asia Oceania Women in Mathematics. It is a continental organization for women mathematicians. It was established on August 1st. Now if you will just see that the first president of this Asia Oceania Women in Mathematics is Sonali Gun, who is the professor of mathematics at the Institute of Mathematical Science, Chennai, who specializes in number theory. Then there will be 2 vice presidents, Melissa Tacey from University of Auckland, New Zealand, and Polly Sai from University of Philippines in Diliman in Philippines. Okay, now see IMU के बारे में, International Mathematical Union, it is the body that awards the Fields Medals, which is the highest honor in mathematics. Now what is the goal of this committee? To facilitate exchange of knowledge between all the member countries, improve the number of women mathematicians working on their PhDs in mathematics and the mathematical science. The next is the National Medical Commission has allowed Indian medical students who have returned from Ukraine to relocate to universities in other countries and complete their studies. Okay, so this is the new thing. Fine. So the NMC Act जो होता है, National Medical Commission Act, it requires students pursuing courses in foreign colleges to complete their education and obtain a degree from a single university. Okay, but considering the special circumstances of students who went to Ukraine for studying the medicine program, so their study was disrupted. So here National Medical Commission has allowed them to complete their study from some different university other than Ukraine.
ठीक है. नाउ सी व्हाट इज द ऑब्जेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. तो ऑब्जेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स दे आर सेइंग कि यहाँ पे आइडियली द केस शुड हैव बीन दैट दे शुड हैव बीन अलाउड टू ज्वाइन प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया एज अ वन टाइम कंसिडरेशन. ओके, तो ये चाहते थे कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं. Okay, now the next is again just for news purpose. So the World Health Organization to stress prevention of non-communicable disease. So the member countries of World Health Organization Southeast Asia region on Wednesday, they have resolved to accelerate progress for the prevention and control of non-communicable disease including oral and eye afflictions. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक नाम है दैट इज़ पूनम खेतरपाल सिंह. सो शी इज़ द रीजनल डायरेक्टर WHO Southeast Asia region. Okay, the next is 75th regional committee session of World Health Organization Southeast Asia was held in Bhutan. Now let's see some of the non-communicable diseases. So some of the non-communicable diseases are cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, diabetes, which account for 2/3 of all death in Southeast Asia region, prominently happening at the age of 30 and 69 in 2021. The next is सी ये एक सीरीज न्यूज़ है, ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है ना. और एक कल्मिनेट जाके होगा SCO में, जब SCO का सबमिट होगा उज्बेकिस्तान में इन समरकंद. तो यहाँ पे जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ही इज मीटिंग व्लादिमीर पुतिन ओके नेक्स्ट वीक ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO in Uzbekistan. Okay, that's the news. Fine. So here Modi is also going to meet Putin. Okay, and this will be Xi's first visit after the COVID-19. The next important news is Liz Truss appoints a diverse UK cabinet. तो यहाँ पे देखिए थोड़ी से न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो चलते चलिए देखिए, इंडियन ओरिजिन सुएला ब्रेवरमैन शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होम सेक्रेटरी. पहले कौन था? प्रीति पटेल. उसके बाद अनदर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर इन द कैबिनेट ओके आगरा बॉर्न आलोक शर्मा, ही रिटेन्स हिज जॉब एज अ COP26 president. Then Defense Secretary Ben Wallace, he also remains in the position as the Defense Secretary. Okay, now see, London-born Junior Minister Ranil Jayawardene of mixed Sri Lankan and Indian heritage, he has been promoted as the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs. Now see Dominic Raab, who was earlier Deputy Prime Minister. Okay, now Dominic Raab. So if you will just see over here, former Justice Secretary Dominic Raab, okay, Transport Secretary Grant Shapps and Health Secretary Steve Barclay. Now they have not been given any position. Okay. Now who is the Deputy Prime Minister? So you will see Theresa Coffey as the Deputy Prime Minister and Secretary of State for Health and Social Care, okay, and Wendy Morton as the Parliamentary Secretary to the Treasury and the first Tory female Chief Whip in the charge of party discipline. So these are some of the appointments done by Liz Truss. The next is European Union to propose price cap on Russian gas. तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि G7 countries they have proposed a price cap on Russian gas. Now European Union is also proposing a price cap on Russian gas. तो यहाँ पे देखिए जो ये है von der Leyen, she is the European Commission President. Okay, so European Commission will propose a price cap on Russian gas alongside measures including a mandatory EU cut in electricity use and cap on the revenue of non-gas power generators. Okay. The next is यहाँ पे देखिए बस एक ये होता है कि सीतारमन, निर्मला सीतारमन, who is the finance minister, she has said that inflation is not a red letter priority for government now. ठीक है ना, जैसे कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन इज अबव 6%. अभी हम एक एडिटोरियल भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, कि जब जॉब क्रिएशन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट एंड ग्रोथ हैज़ बिकम important. So she is saying that inflation was not a red letter priority for now, as it had been brought down to a manageable level over the past few months,
and the other priorities will be job creation, equitable distribution of wealth, etc. ठीक. Now see, if you will just see the retail inflation in India, that is consumer price inflation in India, so it has moderated to 6.71% in July from an 8-year high of 7.79% in April. Okay, so if you will just see that fine. So she is saying that Reserve Bank of India has tamed the inflation in spite of US Federal Reserve and European Central Bank raising the rates. The next is central bank digital currency. So central bank digital currency, it will be introduced by RBI this year, and it is going to reduce time and cost for cross-border transaction. Okay, according to Reserve Bank Deputy Governor T. Ravi Shankar. So see, the Reserve Bank of India, they have proposed a rollout of CBDC or a digital equivalent to the rupee on a pilot basis this year. It was announced in budget also. The next is about inflation. So let's study about the inflation. So see, inflation में क्या होता है, टू इनविजिबल हैंड्स, ठीक है, इकोनॉमी के टू इनविजिबल हैंड्स माने जाते हैं, टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी. ये जो टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं वो क्या क्या होते हैं? टू इनविजिबल हैंड्स, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई. सो दे से दैट डिमांड एंड सप्लाई दे एंश्योर प्राइसेस इन मार्केट. तो प्राइसेस जो है मार्केट में, इट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. ओके, बट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो ये एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था, इट चेंज्ड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-1930. ठीक है, उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था जॉन मेनर्ड केन्स, JM केन्स. ही गेव जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड ही सेड that government has to share the burden. So whenever the economy is faltering, okay, so government should intervene to create demand. Okay, government should intervene to create demand in the economy, and if demand is created in the economy, then production will start and supply will start and the economy will revive. That is called as Keynesian economy. Fine. बट केनीशियन इकोनॉमी को सबसे बड़ा शॉक कब लगा? 1970 के दो ऑयल शॉक्स ने, जब ऑयल का डिमांड जो है वो ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड देयर वाज द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि एक नया कॉन्सेप्ट उसके बाद आता है गिवन बाय फ्रेडमैन, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. दे से दैट पब्लिक पॉलिसी शुड नॉट टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना, fine. They say that it can destabilize the economy and they should focus on inflation alone. ठीक है ना, तो यहाँ पे the argument is that unemployment would tend towards the natural level where presumably everyone who wishes to work would be working. मतलब कि unemployment जो है, जिसको काम करना है, अगर उसको काम मिलेगा तो वो काम करता रहेगा. ठीक है ना, तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट ना करे, इकोनॉमी उसका अपना ख्याल खुद रख लेगी. ठीक है ना, जिसको टारगेट करना चाहिए वो है इन्फ्लेशन. ठीक है ना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए. गॉट इट? सो ओवर हियर नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दैट बिकॉज ऑफ द करंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो 1970 में सिचुएशन था ऑयल क्राइसिस के टाइम, द सेम सिचुएशन इज नाउ ऑल्सो. ओके, सो ओवर हियर क्या हुआ कि नाउ हु इज मैनेजिंग द इन्फ्लेशन इन एवरी कंट्री? इट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक विच मैनेजेस द inflation. Now the author is posting the question कि क्या central banks they are unable to deal with this situation. Okay, these are some of the questions. So see, जब यहाँ पे if you will read this, the question is whether this reflects a lack of commitment on the part of central banks or their inability to do anything in the face of an inflation sparked off by a rise in commodity prices, notably the price of oil and food. Fine. So he says that in case today obviously it is the latter. मतलब
that inflation sparked by rise in commodity prices, notably the price of oil and food. Okay, now यहाँ पे what is happening, that see now this inflation is because of supply side disruption, कि सप्लाई नहीं है इसके लिए इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ गया है. फाइन. So over here if you can just see that, but we can now see that this is no permanent solution to supply side driven. मतलब raising the repo rate, okay, taming the inflation through monetary policy is not a long term solution to supply side driven inflation. The next article is time for a joint space exercise. तो यहाँ पे they are starting that India and US they are going to take joint military drills. यहाँ पे नाम नहीं लिखा है बस इसका नाम है युद्ध अभ्यास. So they are going to start this in Auli in Uttarakhand at an altitude of 10,000 feet. Last time ये अलास्का में हुआ था. Now they are suggesting that there should be a joint space military exercise also. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम, देन दे आर सेइंग दैट स्पेस हैज़ बीन सिग्नल्ड आउट एज अ क्रिटिकल एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन रीसेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव. ये इंडिया यूएस का एक DTII ट्रेड इनिशिएटिव है, उसमें एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन स्पेस भी है. सो दैट्स वाई दिस बोथ ऑथर्स दे आर सजेस्टिंग नाउ दैट द टाइम इज राइट दैट US एंड इंडिया दे शुड कंडक्ट जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज ऑल्सो. अब स्पेस एज अ मिलिट्री डोमेन, यूजिंग स्पेस फॉर मिलिट्री पर्पज, is this the idea well accepted at the global level? So if you will just see that some of the countries are moving in that direction. So in 2019 US has started its space force as a branch under the Department of Air Force. Okay, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो स्पेस जो है it is under Civilian Space Agency, that is ISRO, but India also conducted anti-satellite missile test in 2019 called as Mission Shakti. उसके बाद इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज इन SpaceX with the eye on Chinese threat. Then certain institutions have also been established, like the launch of Tri-Service Defense Space Agency, okay, then Defense Space Research Agency to help develop space-based weapon for DSA. The next is that if you will just see that France also conducted its first space military exercise Astrax in 2021 and China is marching ahead to the cislunar space region. मतलब cislunar space मतलब region beyond geosynchronous orbit to establish a permanent presence on the moon by 2024. Okay, so here the authors are suggesting कि space जो है उसके पास important assets है, for example GPS, telecom networks, early warning systems for missiles, weather forecast, all are enabled by our satellites in GEO or LEO orbits. So that's why space, okay, as a military domain, okay, and that's why India should start doing a joint space exercise also. Now what benefits it can bring to India? Now say, first, it will provoke our eastern neighbor and compel them to draw a new red line. मतलब ये चाइना के बारे में बात हो रही है. Then our eastern neighbor will use our western neighbor as a proxy state. मतलब ये आउटकम बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि फिर पाकिस्तान के थ्रू कुछ किया जाए. Third, it will derail the ongoing core commanders dialogue in Ladakh. Fourth, the United States cannot be trusted. Fifth, it will fast back militarization for space. So these are some of the potential pitfalls of militarization of space. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.